बॉन्डिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट इज नॉन ज़ीरो फॉर डैश। डायपोल मोमेंट किसके लिए ज़ीरो नहीं होगा? पहला क्वेश्चन आज का ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो डायपोल मोमेंट अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, इसको म्यू से शो किया जाता है। तो डायपोल मोमेंट किसको शो करता है? इट टेल्स यू अबाउट द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को शो करता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। इक्वल टू ज़ीरो है तो उसके मतलब वो मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा है? नॉन पोलर है। और नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा है? पोलर है। अब सिंपल क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको जानने का कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो हमारे पास कैसे रहते हैं भाई? सिमेट्रिकल, है ना भाई। सिमेट्रिकल अगर स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का तो नॉन पोलर होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारा एसिमेट्रिकल होगा सो दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर। दैट्स हाउ वी जज अ मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी, आइदर इज पोलर और नॉन पोलर। तो यहाँ पर अब देखना है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा, उसको कट कर देना है, चूँकि हमें पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो CF4 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो वो सिमेट्रिकल बनेगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो A तो नहीं होगा। मीथेन का स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल बनेगा तो B तो नहीं होगा। CCl4 का स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल बनेगा, C भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल की क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद के डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बीच से काटेंगे तो राइट लेफ्ट बराबर है, दिस इज सिमेट्रिकल। तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब हम क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, फिर अच्छा कार्बन है, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर तीन तरफ क्लोरीन है, Cl है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम बीच से कट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमारा असिमेट्रिकल है। दैट्स वाई इसका डायपोल मोमेंट हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, समझ गए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज पजेस्ड बाय डैश। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही नहीं असल में। हमारे पास जो कैरेक्टर होता है वो आयनिक कैरेक्टर होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोई कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा, नो कोवेलेंट कैरेक्टर। असल में कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। हाँ, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर जरूर हो सकता है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहला है, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो ये तो नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी। बी, हायर द आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल हायर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस, कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, सही स्टेटमेंट है। सी है, ग्रेटर द पोलैरिटी लार्जर द बॉन्ड डिस्टेंस। जितना ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस होगा उतनी कम पोलैरिटी होगी। लार्जर द बॉन्ड डिस्टेंस ग्रेटर द पोलैरिटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे HF की बात करें और HI की बात करें, HF का बॉन्ड डिस्टेंस कम है लेकिन इसकी हाईएस्ट पोलैरिटी है। तो जितना कम बॉन्ड डिस्टेंस होता है उतनी ज़्यादा पोलैरिटी उसमें आती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, समझ गए। बॉन्ड लेंथ के टॉपिक में इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज पजेस्ड बाय डैश। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो बॉन्ड एनर्जी मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, बॉन्ड एनर्जी में याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से। ये जो है वो याद रखने की बात बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है। अब देखो, इसमें आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बी लगाएं कि सी लगाएं? सर इसमें तो बी में भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और सी में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो अब इसमें क्या है कि जब दो सेम एटम्स, जैसे दो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ गए, अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। जैसे कि बॉन्ड एनर्जी का एक तो ये तो मैंने बता दिया, बाकी जितना छोटा एटम होता है ना उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है छोटे एटम्स की। और कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा छोटा कौन होगा?
कार्बन 4A ग्रुप का है, नाइट्रोजन 5A ग्रुप का है ना भाई। ये कार्बन है, ये रहा नाइट्रोजन। अब हमें पता है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारा, डिक्रीज़ होता है। तो नाइट्रोजन चूँकि छोटा है इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दो मॉलिक्यूल अगर ट्रिपल बॉन्ड में आ जाए तो हम एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं। चूँकि बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। तो जब छोटा एटम्स होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी उनके बीच में, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर आगे बात सबको, तो ये 4 MCQs क्लियर है। तो देखो MD कैट लेवल में आ गए हो तो अब आप डायरेक्ट MCQs पढ़ के भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। हाँ, लेकिन डायरेक्ट आंसर की देख कर नहीं, एक्सप्लेनेशन अगर आपको उसको मिल जाए तो कैसा क्यों हो रहा है, तो असल में लेक्चर की तरह से ही होता है। एक होता है ना बस MCQs है, बस आप मैं सब बता ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो अब ये कहलाता है टोटल MCQs लेक्चर। तो वो तो मैं डिलीवर ही नहीं करता कभी। मैं तो एक्सप्लेनेटरी लेक्चर डिस्कस करता हूँ कि अगर ये MCQs है तो उसका आंसर ये क्यों है, एक ख़ास एक रीज़न तक जाएंगे, उसके पीछे डेफिनेशन लिखनी पड़े वो भी लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाना पड़े वो भी तक कर देता हूँ, फॉर्मूले लिखना पड़े वो भी कर देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ MCQs से। ठीक है, तो ये एक तरह से लेक्चर की तरह ही होते हैं जो मेरे MCQs की क्लासेस होती हैं। अगर आपने कभी देखी हैं तो सिंपल ऐसे ही होता है। हम सिर्फ MCQs देख के भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं चैप्टर का, कि चैप्टर में क्या बात सर ने बताई होगी। सब ऐसे ही होता है ना भाई। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सेकंड स्लाइड पे। करेक्ट ऑर्डर फॉर एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज डैश। तो ये जो आपका जो आया है टॉपिक, ये आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOTs। अगर आप याद करो तो मैंने आपको बताया था कि एक थ्योरी हमारे पास होती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें मैंने क्या बताया था, MOT क्या कहता है, MOT कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। अब वो दो तरह के ऑर्बिटल इसके अंदर हमारे पास जनरेट होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम इन शॉर्ट MO से शो करते हैं, और एक कहलाता हमारे पास क्या है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शो करते हैं ABMO से। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, याद रखने की बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ना वो कैसी होती है, इट इज़ लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे कम होती है, जन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये मिल जाए। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, इट इसकी क्या होती है, हायर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में हायर होती है इनकी। ऐसे ना भाई, जैसे कि अगर हम कोई दो आइटम्स को मिला देते हैं, जैसे हम ये दो ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन कर देते हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी कोई भी एनर्जी है, इनके मिलने से दो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, इस तरह का ये कहलाता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसकी एनर्जी अगर हम मान लेते हैं कि कुछ भी है, अगर इसकी नहीं 5 जूल है तो इसकी हमारे पास ज़्यादा होगी, 15 जूल होगी, इसकी 2 जूल हो जाएगी। पता एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में कम हो जाएगी BMO की। तो यहाँ यही सवाल कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप समझ में आ जाएगा आंसर आपको क्या है कि करेक्ट ऑर्डर फॉर एनर्जी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल। अब ABMO, BMO, AO लिखा हुआ है। तो अब अगर हम देखेंगे तो सबसे कम एनर्जी जो है वो BMO की है, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके बाद ABMO है। तो क्या ऑप्शन होगा इसके अंदर, ए ऑप्शन है, BMO की कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल की कम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो मैं क्या सबको कैसे हो ये ऑप्शन। तो बस ये चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको MOT का। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वरना बहुत लंबी कहानी है। तो अगर हम इसको डिटेल में जाएंगे इसको। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज डैश। जिससे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या है। फर्स्ट है हायर द आयनिक कैरेक्टर हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है, ए नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, ये तो पता है अभी। मल्टीपल बॉन्ड्स पोसेसेस हायर बॉन्ड एनर्जी, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ये भी हमने अभी देख लिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या करें, स्मॉलर द बॉन्ड डिस्टेंस हायर द बॉन्ड एनर्जी। ये भी सही है स्टेटमेंट, जितना कम बॉन्ड डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी।
तो नॉन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सारे करेक्ट बात हैं, कोई गलत बात है ही नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिग्मा बॉन्ड विथ पीपी ओवरलैपिंग, किसमें सिग्मा बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग से होगा। देखो बेटा सिंपल बात है, दो पी ऑर्बिटल जब मिलेंगे ना, दो पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे तो पीपी और ओवरलैपिंग होगी, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब देखो एफ है ना, दो एफ मिल जाए तो दोनों पी ऑर्बिटल के हैं, हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं बोथ वाला ऑप्शन भी है। एच एफ, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, तो उसमें एस पी ओवरलैपिंग है, एच एफ नहीं होगा। एच टू, ये दोनों एस ब्लॉक के हैं, एस एस ओवरलैपिंग है, तो ये नहीं होगा। एच सी एल, ये एस ब्लॉक का है और क्लोरीन किसका है, पी ब्लॉक का है, तो डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो सॉरी यही हो जाएगा ना भाई, चूँकि हम पी पी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो F2 में पी पी ओवरलैपिंग होगी। समझ में आई बात सबको, नहीं आई? आगे क्लियर है, आसान शॉर्टकट बता रहा हूँ, थ्योरी बताई नहीं है मैंने आपको, तो अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लगेगा। कहानी नहीं सुनाऊंगा वरना तो लंबी कहानी है इनके पीछे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग के बारे में इनकरेक्ट, अभी तो बना हुआ एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे। पजेसेस हायर एनर्जी, नहीं गलत, सही बात है ये तो, इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हायर एनर्जी तो पजेस करता ही है। डज नॉट हैव नोडल प्लेन, ओके, बी को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ई है कंटेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल बट लेस देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल बट लेस देन, मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, हाई एनर्जी होती है, जिसकी एनर्जी हाई होती है वो लेस स्टेबल होता है, तो इसका ई ऑप्शन आ जाएगा, ऑल एक्सेप्ट ए। कैसे, अब देखो ए हाई एनर्जी तो होती है, नोडल प्लेन किससे कहते हैं आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन होता है इन द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिटल वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि इस तरह से शेप होता है ना, जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से इसका शेप होता है, यूँ ऐसे ही होता है ना, यूँ करके बनाते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में है ना, ये जो बीच में जो रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तभी खाली यहाँ से, तो ये इसका हमारे पास है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन तो होता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन कंटेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बीच में तो होती ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तभी तो बीच में नोडल प्लेन है। और आखिरी बात कि मोर स्टेबल ये नहीं हो सकता, चूँकि इसकी एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, वो लेस स्टेबल है। तो इसमें सारे ऑफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, सवाल एक है, ये वाली बात सही। क्लियर है, समझ गए? लिखना है कुछ, लिखना है कुछ, ओके। कुछ पूछना है किसी को, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लियर है सारी चीज़ें? बिना लेक्चर के कर रहे, देखो सवालात बन सकते हैं, क्योंकि लेक्चर नहीं दिया, अगर लेक्चर दिया होता तो फिर तो मैं आपसे पूछता, फिर मैं थोड़ी ना बताते हैं खड़े होकर MCQs, इसलिए मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाकर आपको करना पड़ेगा कुछ MCQs के बाद, फिर उसके बाद टॉपिक्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। कितने MCQs? 15, 20, 30, 50, उसके बाद तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता है। फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा उस वक्त आपको चीज़ों का। MCQs बहुत टाइप के थोड़ी ना होता है, बहुत ज़्यादा 20-30 टाइप के होंगे, और कितने होंगे वो सारे जब मैं करा दूंगा तो उसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाएंगे MCQs थोड़े थोड़े से, तो वो आप खुद भी बता सकेंगे, ठीक है। और आपको पता है शुरू में ऐसे ही होता है, शुरू में मसला आता है और कुछ स्लाइड्स के बाद आपको आंसर्स पता लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपीटेशन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट MCQ, सल्फेट ऑफ अ मेटल हैज़ द फार्मूला MsO4, द फार्मूला फॉर इट्स क्लोराइड विल बी डैश। कह रहे हैं कि एक मेटल है, उसके सल्फेट का फार्मूला MsO4 है, तो उसके क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? हाँ ए, यस देखते हैं, अपने ए कहाँ है, आप ये कह रहे हो, देखते हैं। MsO4 का मतलब ये हो गया कि ये +2 है और ये -2 था, तो कट गया, ये +2 चार्ज वाली कोई चीज़ है। अब M मेटल का, जो मेटल है उसका क्लोराइड MCl, अब क्लोराइड तो -1 होगा और मेटल +2 होगा, ये इंटरचेंज जब होगा तो ये बन जाएगा MCl2। बस राइट ऑप्शन आपने बताया बिल्कुल, MCl2 उसका फॉर्मूला होगा। तो वहाँ से हम पहले वैलेंसी निकाल लेंगे जो गिवन है, उसके बाद पुट कर देंगे क्लोराइड में।
तो कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं कैसे ये भी आता है MD कैट में, एंटर में भी आता है, आपको पता है ये फॉर्मूला पता है, AB करके फॉर्मूला आ रहा होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। NO3 माइनस के लेविस स्ट्रक्चर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ किए गए हैं, यूज़ हुए हैं? NO3 माइनस। ओके, चलो देखते हैं। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ उसका शॉर्टकट। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5 होते हैं, 5 यहाँ आ गए। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6, तो 6 × 3 हमारे पास हो गया 18। 18 + 5 कितना हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23। और लेकिन क्या है कि इसमें -1 चार्ज लगा हुआ है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से लिया है, तो +1 हो जाएगा, तो ये 24। तो ये शॉर्टकट है इसका, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना यूज़ हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बट अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो छोड़ो उसको, आंसर तो आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, एन एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड B हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। द फार्मूला फॉर द कंपाउंड बिटवीन दीज एलिमेंट्स इज डैश। अब देखो ये भी वो सवाल ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। एक एटम A है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? +3 होगी, 3 ग्रुप का एलिमेंट है। और एक एलिमेंट B है जिसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 ग्रुप का वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा इसकी? -6। क्लियर समझ में आ रही? सॉरी, -6 कहाँ से? -2। इसके बाद वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2B3। ऑप्शन में A2B3, डी ऑप्शन है A2B3। सही समझ में आ गया? बहुत एकदम इजी गोइंग MCQ, तो बहुत आसान, हल्का सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, और बहुत मासूमियत से ये सॉल्व हो जाता है। मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह समझें, ठीक है? इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ के भी ये सब आप नहीं कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल आउट MCQ। थ्योरी में तो थोड़ी ना पढ़ते आप कि बताओ ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला, ये MCQs में आते हैं बस ऐसे। ये कॉमन सेंस, आपकी केमिस्ट्री का नॉलेज को चेक किया जाता है इस तरह के MCQs। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? कम, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? अब देखो, नॉन पोलर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता ही नहीं है, पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो A तो कट गया और E भी कट गया, नॉन पोलर है, सही है। अब बच गया B, C और D, ये तीनों बॉन्ड्स नॉन पोलर और पोलर है। अब इनमें जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्या कह रहे हो आप? C ऑप्शन, BRF। यस बिल्कुल, क्योंकि देखो ClF एडजेसेंट एटम्स है, फ्लोरीन क्लोरीन एडजेसेंट है, ब्रोमीन क्लोरीन एडजेसेंट है, लेकिन ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है ना वो एडजेसेंट नहीं है, उसके बीच में क्लोरीन का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे ना तो एक बड़ी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आएगी। ये कॉमन सेंस इसका डायरेक्ट लग रहा है। सर हमें तो नहीं पता, आपने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुट भी नहीं किया, आपको कैसे पता? क्योंकि गैप आ रहा है ना एक एलिमेंट के बीच में, तो एक बड़ी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ पर है। बाकी दो C, B और D में गैप नहीं आ रहा एलिमेंट्स के बीच में, करते हैं ना हम ऐसा, मतलब हमें हर की याद थोड़ी ना है तमाम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी? लैटिस एनर्जी मतलब किसकी सबसे ज़्यादा होगी? हमने पढ़ा था ना लैटिस एनर्जी का, सॉलिड्स के अंदर ये तो हमने पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैटिस एनर्जी का? छोटे एटम्स की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या पढ़ा था लैटिस एनर्जी में? लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, पक्की बात है। चेक करें ज़रा सॉलिड्स में, याद है? डन, याद है, पक्की बात है। तो सबसे छोटा एटम कौन सा है? कैटायन एनायन दोनों छोटे देखना है ना, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। नहीं, यहाँ पर बेटा ये कॉन्सेप्ट वो लगेगा ही नहीं। देखो लैटिस एनर्जी के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जिसकी, हाँ बेटा, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है ना वो लेस सॉलेबल इन वाटर होता है। ये ट्रिक लगाएं इसमें, ठीक है? अब इस लिहाज से स्पेरिंगली सॉलेबल, सबसे स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट इन सब में कौन सा है? यस, ये ना सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl को ही तो पढ़ते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट में। तो उसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है, क्योंकि सबसे लीस्ट सॉलेबल है इन तमाम सॉल्ट में से। तो इस तरह से भी हम लॉजिक बना सकते हैं इसके सवाल के।
वजह इसके क्या एटॉमिक रेडियस चेक करें। अगर AgCl नहीं होता तो सी ही ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो जो लेस सॉल्युबल ने पढ़ा था, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है। ये सॉलिड स्टेट का MCQ तो इस चैप्टर का है भी नहीं। क्लियर है सारी चीज़ें? आगे बढ़े। नेक्स्ट MCQ देखें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर PO4 - 3 आयन डैश। अब देखिए आप खुद भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको तरीका बताया था इसको निकालने का। फॉस्फेट आयन है ना, PO4 - 3। सो दिस इज फॉस्फेट आयन। अब कैसे निकलेगा फॉस्फेट आयन का PO4 - 3? फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 4 24, तो 5 + 24 दिस इज इक्वल टू 29, और -3 मतलब +3 कितना हो गया? 32। डी ऑप्शन आ गया। ये सही है, तो डायरेक्टली पता लग सकता है, कोई भी आयन दे दें इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्री एंड डायपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज डैश। SO2 की ज्योमेट्री और डायपोल मोमेंट कितनी होगी? ज्योमेट्री मतलब उसका शेप, ज्योमेट्री मतलब उसका शेप कैसा होगा, और उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी। देखो SO2 कैसे बनेगा, यहाँ बना लेते हैं। ये सल्फ़र है हमारे पास है, सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ ही एक तरफ से ऑक्सीजन से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक तरफ दूसरा ऑक्सीजन होता है जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सही है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। मतलब ये मैंने अभी सिर्फ लेविस स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। अब आपको पता है वेस्पर मॉडल एक होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी, जिससे हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड को हम इग्नोर कर देते हैं डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि पाई बॉन्ड यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से इग्नोर होगा तो हमारे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने आ जाएंगे? देखो 2 बॉन्ड पेयर आ रहा है, तो बॉन्ड पेयर 2 आ गया हमारे पास, और 1 लोन पेयर आ गया। ऐसी सिचुएशन में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा होता है एंगुलर या बेंट या वी शेप। लेकिन बॉन्ड एंगल जो उसकी होती है 119 डिग्री की होती है, 119 डिग्री की होती है। और एंगुलर शेप आपको पता है कि एंगुलर शेप जो हमारे पास होता है तो वो एंगुलर शेप सिमेट्रिकल नहीं होता, एसिमेट्रिकल होता है। तो बॉन्ड हमारे पास पोलर बनता है, तो ये पोलर है। ठीक है, और डायपोल मूवमेंट जो है दैट सी बात है कि नॉन ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। SO2 का मॉलिक्यूल एंगुलर होगा, वी शेप का बेंट होगा, और साथ में नॉन ज़ीरो होगा, मतलब कि ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल भी होगा। वैसे भी जब लोन पेयर आ जाता है तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट MCQ ये वाला, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज पजेस्ड बाय डैश। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? देखो सारे होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, सबसे छोटा जो एटम होगा ना उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो छोटा एटम कौन सा है इसमें? नहीं, अब यहाँ नहीं, बॉन्ड लेंथ तो बाद में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये क्या है भाई? टी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तो हम देखेंगे नहीं ना वो एटॉमिक रेडियस। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा ही होती है डबल और सिंगल से, समझ। हाँ, अगर डबल ट्रिपल में टाई हो जाएगा ना सिंगल बॉन्ड वगैरह में, तो फिर हम बॉन्ड वो देख लेंगे, लेंथ देख लेंगे। सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना है। क्लियर है। नेक्स्ट, डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश। डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में मौजूद होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनियम आयन में तो होता ही है, हाइड्रोनियम में भी होता है, तो बाकी में भी होगा ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सारा ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है। ठीक है, चूँकि शुरू के 2 में है तो आखिरी के 2 में भी होगा। सही बात है ना भाई। SO2 में तो अभी दिखाया होता है ये रहा, SO2 में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग। समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट MCQ देखते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय। पैरामैग्नेट मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन। इसको जो है ना बेटा कौन एक्सप्लेन करता है? इसको एक्सप्लेन करता है MOT। पता है आपको ये बात? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता है किसी भी एलिमेंट की पैरामैग्नेटिज्म। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका?
पी ऑप्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फिर से इनकरेक्ट वाला पूछें। ए ऑप्शन है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन। पाई बॉन्डिंग, हाँ पाई बॉन्ड चूंकि पी ऑर्बिटल से बनता है तो नोडल प्लेन तो होगा ही होगा, तो ये सही बात है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विच आर ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये भी सही बात है। सिग्मा के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, पता नहीं बात आपको, डायरेक्ट पाई बॉन्ड तो बन नहीं सकता। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू रोटेशन, बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो रोटेट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था। फॉर पाई बॉन्ड द टू ऑर्बिटल्स मस्ट बी कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे होना, गलत, तो ये सही बात है बिल्कुल। सेम प्लेन में कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन में होंगे तभी जाकर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। ई ऑप्शन है पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये पाई बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हमारा, नहीं ना, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पता है ये बात। तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल आखिरी वाला था, ये समझ गए? ये समझ में आई बात? पाई बॉन्ड वीक होता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने ये सब? इनकरेक्ट फिर भी है, वहाँ से भी इनकरेक्ट है, यहाँ से भी इनकरेक्ट है। पैरेलल होता है ना, परपेंडिकुलर थोड़ी ना होता है। पाई बॉन्ड ना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना ही परपेंडिकुलर होता है, तो हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो ये तो अच्छी बात है, तो भी आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट आगे। क्लियर है यहाँ तक बातें सारी? कोई एमसीक्यूज पूछना है किसी को, कुछ समझ में नहीं आया? पक्की बात है, आ रहा है? आगे जाकर चूँकि आपको करना है, फिर मैं सिर्फ स्लाइड शो करूँगा, फिर बैठ जाऊँगा, फिर आप ही सॉल्व करेंगे सारा, फिर मुझे आंसर बताते रहेंगे एंड में। बहुत ज़्यादा हो गया, आधे एक घंटे में आपको और कराऊँगा, उसके ऊपर ना कराऊँ, थकान मैं भी थक जाऊँगा, फिर मैं बैठ जाऊँगा, और क्या। सही है? तो अभी सीखें जो चीज़ किस तरह से एमसीक्यूज का आंसर क्या आ रहा है, और कितने एमसीक्यूज होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे जो एक जैसे होंगे, बाकी सब तो मतलब जो अलग अलग होंगे, बाकी सारे तो सेम आएंगे ना। अभी भी देखो कितने एमसीक्यूज सेम आने शुरू हो गए, जिनका कॉन्सेप्ट पीछे से मैच कर रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज से, है ना। अब अगले स्लाइड जब मैं बढ़ाऊँगा उसमें भी आपको 50% एमसीक्यूज वो मिलेंगे जिसका कॉन्सेप्ट पता हम ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉसेसेस सेम हाइब्रिडाइजेशन, पता है कौन से पेयर में हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है वो सेम होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता है एक अलग टॉपिक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा नाम आपने। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 3 तरह की होती है ना बेटा, कौन कौन सी होती है? sp3 होती है, sp2 होती है और sp होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इसको जानने का, sp3 sp2 sp के कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 4 पेयर हैं तो sp3 बनेगा, 3 पेयर है तो sp2 बनेगा, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के अराउंड तो फिर सेंट्रल एटम के अराउंड तो sp बनेगा। ये शॉर्टकट है हाइब्रिडाइजेशन जानने का। अब देखो H2O में 2 पेयर्स हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और ये 2 तरफ हाइड्रोजन है, तो ये एक और ये देखो 4 पेयर है, सॉरी 1 2 3 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 हो गए, तो ये है, ये हमारा हो गया sp3। अब CO2 में गिनते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब देखो पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देना है, तो कार्बन के अराउंड सिर्फ 2 पेयर है, 2 पेयर है मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये नहीं होगा। सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला पेयर ढूंढना है। देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में तो बहुत लंबी कहानी करते थे इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट पे लेकर आएंगे, अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अब SO2 का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने बनाया था, ये रहा सल्फर, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, तो 1 2 3 टोटल 3 पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, 3 पेयर है, तो ये हमारा क्या हो गया sp2 हो गया, अमोनिया NH3। अमोनिया के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँगा इसी तरह बनता है, तो 1 2 3 4 पेयर, ये हो गया हमारा sp3, कट गया। दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। H2S बनाना पड़ेगा, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 पेयर है सल्फर के अराउंड, तो क्या हो गया ये sp3, CH4 4 बॉन्ड पेयर आ गए, तो ये भी 4 पेयर आ गए sp3, दोनों sp3, करेक्ट आंसर सी। समझ में आया शॉर्टकट?
कोई ऐसा बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं है, बस पेयर्स गिन लो। 4 पेयर होते हैं sp3, 3 पेयर होते हैं sp2, 2 पेयर होते हैं sp, ठीक है। इसे किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो बॉन्ड ऑर्डर। किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है? बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बेटा देखो, जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे तो 3, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे तो 2, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो 1, और अगर नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर जीरो होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, एमओटी के अंदर पढ़ा जाता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर। तो कह रहे हैं कौन सा किसका जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आप देख लें कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो पॉसिबल नहीं है फॉर्म होना, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो नहीं बन सकता। गलत जवाब है E2। नियॉन किस ग्रुप का एलिमेंट है? A वाले रिएक्शन करते हैं कभी? मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, कोई नहीं बनाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा जब हम निकालेंगे तो भी। अगर आगे निकालने आएगा तो सिखा भी दूंगा निकालना कैसे निकालते हैं। बट जिसका बॉन्ड नहीं बनता उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अमोनिया हैज नेट डायपोल मोमेंट बट BF3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट बिकॉज डैश। पता अमोनिया का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है लेकिन BF3 का नहीं होता है, क्योंकि अमोनिया असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और BF3 हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। चूँकि अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल आता है और BF3 का ट्राइगोनल आता है या प्लेनर आता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके पास पोलैरिटी है, उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है लेकिन BF3 का नहीं है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर? क्या होना चाहिए बेटा? अमोनिया इज पिरामिडल एंड BF3 इज प्लेनर, डी होना चाहिए। अच्छा, बोथ A, B इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास उसमें डिफरेंस नहीं आता, मेन इसमें सिमेट्री का आता है कि अमोनिया जो है वो पिरामिडल है जबकि BF3 हमारा प्लेनर है, जिसकी वजह से अमोनिया पोलर है जबकि BF3 नॉन पोलर है। समझ आ गया? प्लेनर से हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया था आपको डायपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं, जीरो लेस देन जीरो, तो स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। नेक्स्ट है लीस्ट बॉन्ड एंगल इज पोजेस्ड बाय डैश। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसकी होगी? अब देखो अमोनिया जो है, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है लीनियर, सीधा होता है लीनियर, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। वाटर का मॉलिक्यूल होता है वी शेप बैंड एंगुलर, इसका बॉन्ड एंगल होता है 105.5 डिग्री। SO2 का भी मैंने बताया एंगुलर है लेकिन बॉन्ड एंगल है 119 डिग्री। C2H4 हमारा इथीन हो गया। इथीन का बॉन्ड एंगल क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्कीन्स के अंदर, तो sp2 होती है तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या निकलेगा? 120 डिग्री। यहाँ पूछ रहे बताओ सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है? इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है वाटर का है 104.5, बाकी सबके बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। क्लियर है समझ में की बात? नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज डैश। बताएं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल शॉर्ट होता है, ट्रिपल और शॉर्ट होता है, सही स्टेटमेंट है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, सही स्टेटमेंट है। डबल बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड, बाद में देखते हैं उसको। कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकेंडरी बॉन्ड साइड से पता है वीक होता है प्राइमरी बॉन्ड से। डबल बॉन्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट नहीं होते, बिल्कुल ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? चूँकि डबल बॉन्ड जो है ना वो 1 सिग्मा और 1 पाई के बराबर होती है, 2 सिग्मा के बराबर नहीं होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है। फर्स्ट है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं, NO3 माइनस और SO3। तो यहाँ हो गया 7 प्लस 7 नहीं 5 प्लस 6 3 18 प्लस 1 17 19 सॉरी, तो 19 और 5 यहाँ हो गया 24। ये हो गया हमारा सल्फ़र है ना लास्ट सेल में, उसके 6 प्लस ये हमारे पास हो गया दोबारा से 18, तो 24 हो गया, सही है ए ऑप्शन, ठीक है। बॉन्ड विथ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में होगी? ए में HF में होगी,
सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड यही है, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर फॉर रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। याद रखिएगा 2 बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है, BP मतलब बॉन्ड पेयर, LP मतलब लोन पेयर। तो वेस्पर थ्योरी अकॉर्डिंग वेस्पर क्या कहती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या कहती है कि 2 बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्जन है ना, मतलब जो बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है वो मैक्सिमम होती है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्जन सबसे कम सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है लोन पेयर्स की, 2 लोन पेयर्स की, उससे कम होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर्स की रिपल्जन होती है। ये ऑप्शन है लोन पेयर रिपल्जन ज़्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से। इसी की वजह से एक शेप आता है मॉलिक्यूल के अंदर, पिरामिडल, एंगुलर, बेंट, ये सब। नेक्स्ट है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यस, सी ऑप्शन है 1 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सी है, तो पीछे पढ़ा है हमने, हाँ सॉरी सी, अच्छा मैंने ई लिख दिया, सॉरी कहाँ गया सी, यस दिस इज सी, ओके करेक्ट नाउ। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग इज एस डैश। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में हमारे पास बनेंगे, हाँ जी, HF में 2, H2O में 2, H2O में 3, H2O में 4, बोथ है ND। देखो HF और वाटर में ना, ये तो हमें सिंपल पता है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है HF से। HF में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब एक H और एक F की तरफ से हो जाएगी, लेकिन वाटर में हमें क्या, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, 3 मिलेगी, C, चूँकि 2 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से होगी ना HOH, वी शेप बना लेते हैं, ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब ये भी इंट्रैक्शन करेगा, ये भी इंट्रैक्शन करेगा, और ये भी इंट्रैक्शन करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर, हाँ 2 जगह से करेगा, इस तरह से। तो वाटर के अंदर जो है ना बेटा वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 चूँकि ऑक्सीजन कर रहा है, चूँकि 2 लोन पेयर की मदद से कर रही है अपनी, ठीक है, तो 2 यहाँ से कर रहा है और 2 इधर से कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास वो H2O4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑफ CH4 टाइप्स कंटेन sp3, ऑल आर सिमेट्रिकल एंड पोजेस बॉन्डिंग 109.8, कंटेन सिग्मा बॉन्ड ओनली, बिल्कुल सही है, ई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम इन SCl2, PH3 एंड CH2 इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट रेस्पेक्टिवली डैश। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सेंट्रल एटम में सबकी ना, जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड पेयर लोन पेयर टोटल पेयर गिन के बता सकते हैं। अब SCl2 है, सल्फ़र है और Cl 2 तरफ है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। तो ये सल्फ़र यहाँ पर हमारा हो गया sp3, पहला sp3 हो गया, दूसरा PH3। अब ये हमारा फॉस्फोरस है, 3 तरफ हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर बच गया फॉस्फोरस के पास, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमारा हो गया sp3, तो ये भी sp3 हो गया, 2 sp3 लाइन से आ गए। B हो सकता है, अच्छा D भी हो सकता है, अगला वाला देखना पड़ेगा दोबारा से। CH2 में कार्बन है, डबल बॉन्ड सल्फर, CH2 ऐसे निकलेगा, तो ये पाई बॉन्ड इग्नोर हो जाएंगे, तो 2 पेयर आ गए, तो ये कार्बन हमारे कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, sp, मतलब sp3 फिर sp, D ना, पहला sp3 है, दूसरा भी sp3, तीसरा sp, समझ गए। तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, उसके लिए विदाउट स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 3? यस, बोथ B एंड D, BCO, D तो है, ये तो मुझे पता है। B को चेक करते, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जब बनाता है इस तरह से, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। कार्बन के असल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना अपना एक लोन पेयर, ये इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर देता है। इससे क्या होता है कि सब दोनों एटम्स के अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होता है। ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं इसमें भी। तो असल में ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई है। बोथ वाला ऑप्शन मैंने बोला ना, अक्सर उस पर फोकस किया करें, अक्सर वही हो जाता है। नेक्स्ट है एटम X with atomic number 38 and Y with atomic number 35 combines together. The possible formula for their combination will be atomic number 38 atomic number 39 के साथ जुड़ रहा है, 35 के साथ जुड़ रहा है। 38 किसका होता है? किसका होता है? जैसे मैं ऐसे देखना, सोचना है सिर्फ, पता लग जाएगा 1 मिनट के बाद। ठीक है, देखो 30 तक तो जिंक आ गया, 30 तक जिंक आ जाता है। उसके बाद 6 आते हैं पी ब्लॉक के, 36 पहुंच जाता है आर्गॉन का। ठीक है, फिर 36 आर्गॉन नहीं बल्कि क्रिप्टॉन का 36 पहुंचता है। फिर उसके बाद 36 के बाद 37 पे पीछे उधर आते हैं तो वहाँ आ जाता है रुबिडियम। और रुबिडियम के बाद उसके आगे रुबिडियम के साथ एलिमेंट कौन सा होता है? स्ट्रोंशियम, है ना भाई। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब पोटेशियम का 19 है, फिर ये चल रहा है आगे जा रहा है, और यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो 30 जिंक तक आया, 36 तक ये आ गया। फिर रुबिडियम का 37 होता है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम का होता है 38। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है X वो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का है, तो उसकी मतलब इसकी वैलेंसी होगी +2। दूसरा एलिमेंट कौन है बेटा? 35 मतलब क्रिप्टॉन से पहले वाला, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो असल में। तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन हमारा Y है, मतलब ये हमारा जो है वो -1 है, तो हो जाएगा XY2। आप ये कह रहे थे? यस राइट, ए ऑप्शन करेक्ट। आपने इसको किस तरह जज किया? अच्छा, तो X फिर क्या आ रहा था? X तो कुछ और भी। अच्छा, Y ओके। तो X +3 भी तो आ सकता था, तो D क्यों नहीं, E क्यों नहीं हुआ? वैसे ही अगर आपने ये सोचा कि Y तो ठीक है -1 आया, लेकिन X भी तो निकालना पड़ेगा ना, वरना तो E ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। अगर आप इस तरह से -1 की बात करते हैं, हाँ यहाँ मान लेते हैं -2 नहीं आ रहा, -2 मतलब 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर -1 होता तो ये भी तो नीचे X के नीचे 1 आ जाता। तो सिर्फ Y निकालने से तो बात नहीं बनती, तो आपने वो तुक्का मारा इन द एंड, क्या पता ये हो जाए। ऐसे कह ना भाई। हाँ, अगर ये एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 38 के बजाय अगर इसका एटॉमिक नंबर अगला कर देता 3A ग्रुप वाला, तो XY3 ऑप्शन हो जाता, +3 वैलेंसी। तो दोनों ही चेक करना पड़ेगा इसमें, कैटाइन को भी और एनाइन को भी चेक करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे निकाला मैंने ये? तो थोड़ा प्रोडक्ट टेबल आपको आना चाहिए ना, कि एटॉमिक नंबर कौन सा किस एलिमेंट का है। और उसके लिए याद नहीं कर रहे, जैसे मैंने कैसे ट्रिक लगाई कि इसके बाद अब मुझे डायरेक्ट मुझसे पूछोगे कि बेटा आयरन का कितना, मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं 1 मिनट सोचने के बाद आपको बता दूंगा। आपको भी ऐसा करना आना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट टेबल ध्यान में रखें कि इस एलिमेंट के कितने बाद ये वाला एलिमेंट आता है, इसके कितने बाद ये वाला एलिमेंट आता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली करेक्ट एटॉमिक नंबर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बात ही कोई नहीं, लेकिन याद बहुत कम बच्चों को होता है। नेक्स्ट है एटम्स डू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वाई? यस, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। कितना आ रहा है बेटा, बनाए? 24 या 32? 32 आप क्या करें? 24 बनाना पड़ेगा इसका मतलब इसको, तो मुझे फिर क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं अलग अलग।
देख लेते हैं। अब नाइट्रोमीथेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया मिथाइल ग्रुप NO2, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ 1/3 शेयरिंग के साथ ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए इसके। क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CH3NO2। अच्छा, आपने डायरेक्टली इस तरह निकाल दिए, मतलब डायरेक्ट निकाल दिए। चेक करते हैं क्या पता सेम आ रहे कि नहीं। यहाँ आ गया हमारे पास 4, यहाँ आ गया हमारे पास 3, यहाँ आ गया हमारे पास 5, यहाँ आ गया हमारे पास 12, कितना 24 आ रहा है ये 30। अच्छा ऐसा ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 कैसे आ रहा है आपका? तो किसी भी तरह 32 नहीं आ रहा, ना शॉर्टकट आ रहा है ना पूरा स्ट्रक्चर बना के आ रहा है। तो आपने एक्स्ट्रा कुछ गिन लिया जाए या शायद आपने एटॉमिक नंबर डाल दिए इसके अंदर, मुझे लगता है। तो ये नहीं करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालना है, ग्रुप नंबर ऐड करना है, क्योंकि सही है। लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग ना सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लिखते हैं, ये तो बड़ी आसान बात है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स हैविंग डैश। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बनता है, और ज़रूरी है कि जो ऑर्बिटल्स हों वो पार्शियली फिल्ड हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, और 2 ऑर्बिटल जो मिक्स होंगे उनके अपोजिट स्पिन्स होंगे, ठीक है। मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो जाकर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ये VBT में पढ़ा होगा आपने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सही है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू आयनिक कंपाउंड? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड से बिलोंग नहीं करती? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग, ये तो करेगी। बी ऑप्शन है हाई लेटिस एनर्जी, लो, चूँकि सॉलेबल इन वाटर होते हैं, लेटिस एनर्जी लो होती है। चले नहीं, हाई लेटिस एनर्जी हो सकती है, चूँकि स्टेबल मॉलिक्यूल है। बी भी हो सकता है, सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यस बिल्कुल सही है, पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल होगा। ये नहीं ना भाई, आपको पता है पेट्रोल वगैरह में कहाँ डिजॉल्व होगा आयनिक कंपाउंड। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको? कुछ तो आपने खुद ही निकाल लिए, तो कुछ मैंने बता दिए, सारे अब क्लियर हो गए। अब सारे मतलब मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बच्चे आंसर ला रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है। सही है, ठीक है। फर्स्ट MCQ द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किसको कहते हैं बेटा? लोन पेयर्स को कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो HCN मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने होंगे? कितने होंगे बोलें? 2 होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे ऐसे बनता है HCN। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर तो एक है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं। पेयर एक है बट इलेक्ट्रॉन 2 है, सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस डेटिव बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? किसमें करेगा इसमें से? किसमें बेटा? SOCl2 में, S डबल बॉन्ड O ClCl, 2 2 4 जो थे 2 8, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8, यस। चूँकि सल्फ़र का ऑक्टेट बढ़ रहा है ना यहाँ पर, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि सल्फ़र एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। तो 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस वाले बॉन्ड पेयर को ना, ये वाला
ये दो इसके यहीं रहेंगे, इसके साथ यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है, SOCl2 में ही है। तो बी ऑप्शन हो गया। थायोनिल क्लोराइड इसको हम कहते हैं ना, पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बाकी सब में नहीं होगा, बाकी में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंपल। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CO2 आर पोलर बट ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ड्यू टू डैश सिमेट्रिकल शेप, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसे कहते हैं आपने पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। नोडल प्लेन किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द रीजन in an orbital where the possibility या probability भी लिख सकते हैं of finding an electron is 0। ये है डेफिनेशन नोडल प्लेन। द रीजन इन एन ऑर्बिटल वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब किसी ऑर्बिटल में वो रीजन जहाँ पर ऑर्बिटल नहीं मिलता, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नहीं होती, तो वो क्या होता है। जैसे पी ऑर्बिटल में हमें पता होता है ये बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लोब्स जो होती है वो हमारा नोडल प्लेन आता है। एस नोडल प्लेन नहीं होता, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये कुछ चीज़ हम जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन किस में नोडल प्लेन नहीं होगा। पी ऑर्बिटल में तो होता है नोडल प्लेन, हटा दो उसको। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो उसमें नोडल प्लेन हमारे पास नहीं आता। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में आता है नोडल प्लेन, पढ़ा है ना हमने, यूँ करके बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यूँ करके बनता है, तो उसमें बीच में नोडल प्लेन आता है, तो बी में भी नोडल प्लेन है। पाई बॉन्डिंग में, पाई बॉन्ड में नोडल प्लेन लाजमी आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसा होता है ना, यूँ करके बनता है ना, यूँ करके बेटा, तो ये जो होता है ये नोडल प्लेन होता है इसका। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आते बीच में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लोब्स, तो सी भी नहीं होगा। और डी है ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो कैसे बनता है, यूँ बनता है, बताया था ना अभी मैंने, यूँ करके ऐसे बनता है ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ हर तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, कोई एक जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन, आपको पॉसिबिलिटी हर तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की है, तो दैट्स वाई इसके अंदर नोडल प्लेन नहीं है MOT में। क्लियर है, तो आपने सही बताया। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज डैश। कह रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज डैश। अब जैसे देखो, अगर हम Cl के बीच के 2 बॉन्ड लेते हैं, अभी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये दोनों न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है 2 न्यूक्लियस के, वो जो, तो ये जो अट्रैक्शन हमारे पास होती है, दिस इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका होता है, उसको दोनों न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर को, तो उसके लिए से ई ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में तो दैट से बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में तो ये अट्रैक्शन की बात ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है एंड्स में, तो यहाँ ई ऑप्शन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, तो ये देख लें, एक नई चीज़ है जो आपको पता लगी। क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट तो बस 2 ही MCQs हैं इसमें, इस स्लाइड में। आयनिक चार्ज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड अपीयर्स ड्यू टू डैश। आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर क्यों आता है कोवेलेंट बॉन्ड में, क्या वजह है? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पोलैरिटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब की वजह से आता है, तो दिस विल बी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के बारे में, म्यू के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला है डायपोल मूवमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मूवमेंट्स। सही है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे मल्टीपल जो एटम वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे CH4 है, तो उसमें जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, वो जैसे ये डायपोल मूवमेंट जितने भी हैं, अब ये 1 कर दो, उसको 2 कर दो, उसको 3 कर दो, उसको 4, इन सब के समेशन के बराबर होती है, नेट डायपोल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने भी डायपोल मूवमेंट्स आ रहे हैं सबको प्लस कर दो, ओवरऑल मॉलिक्यूल के डायपोल मूवमेंट आपको पता लग जाता है, तभी सिमेट्रिकल का 0 हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज 0, ये भी सही बात है।
थर्ड इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो नेट डायपोल मोमेंट, बिल्कुल सही है। डी है मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ये भी सही है। लोन पेयर होगा तो पोलर हो जाएगा ना भाई, तो नॉन ऑफ दीज, ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट। डायपोल मोमेंट अगर आप पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें ये सारी करेक्ट बातें इसके अंदर अभी बताया भी आज मैंने इसको, क्लियर है। तो नॉन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट डायपोल मोमेंट। तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए होती है, तो मसला बेटा क्लियर है, सब डन है। Okay, first MCQs है 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम इन दिस आर इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट रिस्पेक्टिवली डैश। क्या होगा ABCD, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सी, ये यूरिया है, मैंने ट्रिक आपको बताई है, इसमें कोई इतना परेशान नहीं होना है, शॉर्टकट है, विद इन सेकेंड्स आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास यूरिया है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास 4 पेयर, इसके पास भी 4 पेयर, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कार्बन के पास 1 2 3 पेयर हैं, तो यहाँ कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp2 है। तो ए कहाँ से, डी ऑप्शन हो जाएगा sp3 sp2, समझ गया। तो मैंने बोला ना शॉर्टकट लगाया इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं कर। नेक्स्ट है कंपाउंड दिस कंटेन्स कार्बन एटम इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट व्हाट, सारे sp2 हैं। अब ये देखते हैं कार्बन 3 कर रहा है, तो ये कार्बन तो sp2 है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन में 1 2 3 ये भी sp2 है, ये कार्बन में 1 2 3 ये भी sp2 है, ये कार्बन में 1 2 3 ये भी sp2 है। यस, सारे sp2 हैं, सही कह रहे हैं आप। 3 पेयर सारे बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन बताया तो था भी मैंने, He2, ये सब एग्जिस्ट हो जाता है, ये सब बन सकता है बनाना चाहे तो। सिर्फ जो है ना नोबल गैसेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो He2 हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हीलियम He2 Ne2 Ar2 ये सब पॉसिबल नहीं है, नोबल गैसेस है ना। नेक्स्ट है मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज डैश, AICL, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना इसी में, सारे एडजेसेंट हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, CH2 लीनियर होगा, चूँकि कार्बन डाइसल्फाइड है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, 2 पेयर सारे तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर हो गई, या 2 बॉन्ड पेयर आता तो वैसे भी लीनियर होता है सेंट्रल एटम में, सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ये 104.5 डिग्रीज, ये 107 डिग्रीज, ये 104, ये क्या सिस्टम है, H2 और H2S का सेम आ रहा है, ये भी तो एंगुलर आएगा H2S। तो C और A और C दोनों एंगुलर बेंट आ रहे हैं इसमें, लेकिन डिफरेंस एक आता है बॉन्ड एंगल का ना A और C के बीच में, एक्सेप्शन एक हुई है ऐसी, वाटर में तो 004.5, H2S में कितनी होती है बॉन्ड एंगल, दोनों में, तो दोनों में कोई एक आंसर सही होगा ना भाई, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल A और C कैसे। वैसे फिर ये याद करने वाली चीज़ होती है इसमें, ये तो टफ हो जाता है फिर ऐसे, तो फिर ऑल्सो मॉलिक्यूल्स का आपको निकालने पड़ेंगे बहुत सारे अलग अलग। तो सही है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम A और C दोनों देख लेते हैं, मसला नहीं चलेगा फिर, क्योंकि जब मुझे खुद ही याद नहीं है तो आप क्या याद करेंगे इसको। तो हम तो सिर्फ एंगुलर बेंड देखते हैं तो हम 4.5 लगा देते हैं, बट स्लाइटली फ़र्क आता है मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल में, वो स्लाइट से डिफरेंस होता है, तो उसको छोड़ दें। सही है, जिसने A लगाया वो भी सही, जिसने C लगाया वो भी सही, क्लियर है सब यहाँ तक। नेक्स्ट ये हमारे पास है इनको सॉल्व करें, तो आते हैं 4 ही हैं, साथ साथ ही कर लेते हैं, चलो अब तो आगे करना, साथ साथ कर लोगे।
फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ MX3 टाइप विथ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम हैज डैश। MX3 होगा और एक लोन पेयर होगा, तो टोटल 4 पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो ऐसा शेप हमारा ट्राइगोनल पैरामिडल होता है। ट्राइगोनल पैरामिडल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है एक लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पर क्या करें, A sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 तो नहीं होगी, sp3 होगी। B है ट्राइगोनल पैरामिडल शेप, यस बी ऑप्शन होगा। C नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर सी बात है 107 डिग्री होगा और सिमेट्रिकल शेप भी नहीं होगा, लोन पेयर आ गया। जीरो डायपोल मोमेंट, लोन पेयर आ गया तो पोलर होगा, तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, पोलरिटी आएगी इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम मिनिमम फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग डैश। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp 180 डिग्री। ओके, sp3 विथ 1 लोन पेयर ये हो गया 107 डिग्री, sp3 विथ 2 लोन पेयर ये हो गया। तो मिनिमम किस में आ रही है, ये में मिनिमम तो ई में आ रही है ना, कम से कम, क्योंकि जब लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल को कम करता है ना वो। तो वैसे 4 पेयर हो तो 109.5 है, लेकिन 4 पेयर में से अगर एक लोन पेयर आएगा तो 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री वो कम कर देगा, तो 107 हो जाएगा। फिर दूसरा लोन पेयर आएगा तो वो 2.5 डिग्री और कम कर देगा, तो फिर वो 107 से कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो लोन पेयर जब आते हैं तो वो 2.5 डिग्री जो है ना वो बॉन्ड एंगल को डाउन करते हैं sp3 में। सही है, तो ये इसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई बॉन्ड इज डैश। इट इज़ नॉट लीनियरली सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल, बाद में देखते हैं उसको। इट हैज़ नोडल प्लेन, ये तो सही बात है, नोडल प्लेन होता है पाई बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको ही बाद में देखते हैं, बी तो नहीं है। इट रिक्वायर्स 2 p ऑर्बिटल्स टू बी कोप्लेनर, 2 p ऑर्बिटल कोप्लेनर होने चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी नहीं हो सकता। इट रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये भी सही है। अब ए और सी में से इनकरेक्ट है। इट इज़ नॉट लीनियरली सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। अब देखो, अब ये तो ये होता है हमारा, अब जैसे देखो ये है ना, ये हमारा बन गया एक सिग्मा बॉन्ड बन गया 2 p ऑर्बिटल के बीच में। अब जब बॉन्ड एक्सिस होता है ना बेटा, वो ये होता है, ये बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास बन रहा है पाई बॉन्ड, ऐसे ही बनता है ना, पता है सबको ये बात। ये लीनियर, ये हमारे पैरेलल बन रहा है, ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया और ये वाला पाई, क्लियर है, पाई बॉन्ड। तो इट इज़ नॉट लीनियरली सिमेट्रिकल टू द रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए, बॉन्ड एक्सिस के लिहाज से ये सिमेट्रिकल नहीं होता, सही बात है। बॉन्ड एक्सिस यूँ चल रही है और ये सीधा उसके परपेंडिकुलर होता है। हाँ, जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं 2 p के बीच में, वो तो लीनियरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी, ए ऑप्शन पे सही कह रहे हैं। बी सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत ऑप्शन है, चूँकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, बल्कि उससे अलग होते हैं, दूर होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर आ रहे होते हैं, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं आ रहे हो, ये बॉन्ड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको हम कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जब p ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड में जो दैट सी बात है वो परपेंडिकुलर हो इससे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे आएंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो यूँ करके आगे बन जाए। क्लियर है तुम्हारी बात। नेक्स्ट है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज पजेस्ड बाय, बोलो। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड की हाईएस्ट होती है बॉन्ड एनर्जी, सारे क्लियर है। तो ये इनकरेक्ट, इसमें समझ लेना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था, ये अब वर्डिंग्स थोड़ी डिफिकल्ट थी इसमें, बाकी मैंने बता दिया उसमें शेप डायग्राम से मतलब आप समझ लें इस बात तो। मसला किसी भी एमसीक्यूज़ में समझ मारी बात। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल इज डैश। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम सब जानते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, पता है ना, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन में होता है। तो ए तो नहीं है, लेकिन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। अब ये MOT है उसमें ना, अब ये MOT डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अरे यार, हाँ अब क्या कह रहे हैं,
शायद डी नहीं, वो बोले डी है, शायद डी क्या मतलब होता है, बोले डी है, गलत हो तो एक नंबर कट जाएंगे और क्या होगा, डी है मतलब आप कह रहे डी है ऐसा ही ना। और तो मतलब ये बिना ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, या तो याद किया होगा आपने इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि अब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के आइटम्स है ना, वैसे इसके बॉन्ड ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आता है, 2 आता है ना। चलो उसको बना ही लेते हैं मोटी डायग्राम, थोड़ा सा लंबा है बट चलेगा। 2 ऑक्सीजन है ना, सबसे पहले तो आपको पता ऑक्सीजन जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, दिस इज 1s2 2s2 2p6, 2p6 नहीं होता, 2p4 होता है, सही है। ये एक ऑक्सीजन है। अब एक बार 1s वाले मिलेंगे, फिर 2s वाले मिलेंगे, फिर 2p वाले मिलेंगे। मैं 1s 2s नहीं बना रहा, 2p डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। 2p पर 4 है, क्योंकि वैलेंस शेल से ही सारा पता लगता है पैरामैग्नेटिज्म होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ओवरऑल से भी बता सकते हैं, पहले वैलेंस शेल से देखते हैं, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। अब देखो ज़रा कैसे बनते हैं, किसी को नहीं आता एमओटी डायग्राम तो देख लो, सीख लो उसको। इस तरह से बनती है। ये हमारा एक ऑक्सीजन इधर आ गया और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ये हमारा आ गया BMO, लो एनर्जी वाला, और ये हमारा क्या आ गया, ABMO, एंटी बॉन्डिंग वाला, ABMO ऊपर। और ये तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें लगा दिया, 1 2 3 4, और यहाँ लगा दिया 4, 1 2 3 4, तो टोटल 4 और 4 8 लगना है। तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, फिर 7, फिर 8। तो ABMO में आप देख सकते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एंटी बॉन्डिंग में आता है तो ही क्या होता है बेटा, हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म मॉलिक्यूल के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, सही याद किया हुआ था आपने, ठीक है, सही जवाब दिया आपने। ये ऐसे पता लगता है, डायरेक्ट ये तो याद कर लो कि पैरामैग्नेटिक के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, सही है। तो ये हमने देख कर किस तरह से बनाया कि समझ में आया। ये जो डायग्राम बनी है इसका मैं बोलते दिस इज कॉल्ड MOT डायग्राम कहलाता है ये। अगर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं आपके पास तो मॉलिक्यूल के अंदर पैरामैग्नेटिज्म आती है। क्लियर है, नहीं समझ में आई बात? आगे थोड़ा सा था कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HF, बिकॉज पानी की बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF। क्या E बोथ है एंड C? नहीं, A तो हो ही नहीं सकता, HF ज़्यादा पोलर H2O से, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकिटी HF के बॉन्ड में ज़्यादा है, नहीं ना H2। यस, तो अगर A नहीं हो रहा तो दूसरा E भी नहीं हो रहा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसका मतलब है अब B या C है। जब B है ना स्ट्रॉन्ग, कि वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के मुकाबले में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट, ये तो हो गया पीछे, देख लिया, हटाओ उसको। नेक्स्ट देखो, विच वन इज नॉट लीनियर अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा लीनियर नहीं है? CO2 लीनियर है, कट गया। CS2 लीनियर है, कट गया। इथाइन लीनियर होता है, लीनियर होता है ना इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, लीनियर ही आएगा इथाइन। वैसे भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इथाइन में, दोनों कार्बन। SCl2 यस, SCl यस, ये एंगुलर बेंट होगा, डी ऑप्शन सही है। 2 बॉन्ड 2 लोन आ रहे हैं। नेक्स्ट इन HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इस तरह से HCHO को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखा फॉर्मेल्डिहाइड, सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग दिस। अब यहाँ कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? sp2 कर रहा है ना, चूंकि 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं।
ऑक्सीजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? ऑक्सीजन के पास भी कितने 1 2 3 टोटल पेयर आ रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है दोनों के बीच में। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो कौन सी ओवरलैपिंग है, sp2 ओवरलैपिंग है। ये क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि 3 पेयर्स हैं। ये क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि इसमें भी 3 पेयर्स हैं। पाई बॉन्ड को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो पेयर, टोटल पेयर से मुराद बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों आ गए। सही है, तो मसला अभी मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको शुरू में ही ना, आप इतना मसला नहीं, विदिन सेकंड्स आप आंसर बता सकते हैं। वरना तो पूरा फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर 1 पेज भरते थे, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ MCQs के करेक्ट आंसर लगाने और कुछ नहीं करना। वैसे तो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइड से बातें नहीं आती, ये जो MCQs है ये तो पास पेपर में इससे आसान ही आपको मिलेगा, इससे मुश्किल नहीं मिलेंगे MCQs। केमिकल बॉन्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ, इससे कई आसान आपको मिलेंगे। तो शुरू में मैं पास पेपर ही कराया करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते थे, तो मैं अपनी MCQs खुद ही कराता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, ताकि आप ईजिली उसके अंदर से अपने कॉन्सेप्ट को जज कर पाओ। और पास पेपर में MCQs मिलते भी कम थे, एक चैप्टर के आपको 50 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने से बनाने में आप 300, 350, 400 MCQs बना सकते हैं। इसी वजह से फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अब ये सब कर लोगे तो पास पेपर हलवा हो जाएगा आपके लिए, आप इजीली कर लोगे। वहाँ तो बहुत बेसिक सवाल आते हैं। तो पास पेपर फ़िलहाल आप खुद करें, मैंने आपको बताया है, खुद प्रैक्टिस करें। नहीं हो रहा, अगर आपको देखना ही है तो MDCAT पास पेपर की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। 2009 से लेकर 2023 तक के पास पेपर मैंने इंग्लिश और केमिस्ट्री के ओवरऑल सॉल्व करके डाले हुए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाए कितने आसान MCQs होते हैं। चैप्टर वाइज अलग से मैंने डाला हुआ है, एयर वाइज भी सॉल्व किया हुआ है। मतलब चैप्टर वाइज भी मैंने MCQs केमिकल बॉन्डिंग के भी डाले हुए होंगे, टॉपिकल पास पेपर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। टॉपिकल पास पेपर और एयर वाइज पास पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको जैसे आसान लगता है वैसे तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं लेक्चर को। कुछ बच्चे चाहते हैं चैप्टर वाइज पास पेपर देखें, कुछ चाहते हैं कि नहीं चैप्टर वाइज नहीं एयर वाइज देख लेते हैं। अब थोड़ा अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, हार्ड वर्किंग या जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो एयर वाइज देखते हैं, तो उनको पूरा कोर्स पता होता है। अब जो जिनको थोड़ा सा जिनकी तैयारी कम होती है, फिर वो चैप्टर वाइज देखते हैं, क्योंकि वो एक साथ समझ ही में नहीं आता उनको सारे चैप्टर। क्योंकि एक किसी चैप्टर का आ रहा हो तो अगला MCQs किसी और चैप्टर का है, उसका अगला MCQs किसी और चैप्टर का है। ये हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में होगा ऐसा आपके साथ, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो मैंने तो ओवरऑल वर्कआउट किया हुआ है यूट्यूब पर, तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये सब लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की भी नीड नहीं है, इसके मैंने कई एक लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। मतलब 2020 में किया, 21 में किया, 22 में किया, 23 में भी किया, 24 में कर रहा हूँ। कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको अगर मैं नहीं भी रिकॉर्ड करूँगा ना, बच्चा 54 में से 54 यूट्यूब लेक्चर देख के ला सकता है। अगर मैं नहीं भी रिकॉर्ड करूँ इस लेक्चर को, इतना लेक्चर पढ़ा है, तो ये फिर भी कर देता हूँ। कुछ बच्चे ना लेटेस्ट लेक्चर चाहते हैं, सर न्यू बुक से लेक्चर बताएं और ऐसा करें वैसा करें। अब उनको हल्का सा ज़रा सा चेंज होगा ना एक सिलेबस, अब वो उनका डिमांड है कि सर पूरा लेक्चर नए सिरे से बनाएं, क्योंकि सर वो हल्का सा वो सर न्यू बुक आ गई, ये चेंज हो गया। जब कॉन्सेप्ट तो सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना अलग हो गए। बॉन्डिंग पहले भी यही था, बॉन्डिंग आज भी यही है। केमिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हुए। और मैंने जो लेक्चर्स डाले हैं वो मैंने सेकेंड ईयर के लेक्चर पहले अपलोड किए 2024 में, फर्स्ट ईयर के बाद में किए। और अब मैंने प्लेलिस्ट को भी अरेंज कर दिया है। अक्सर स्टूडेंट ना वो कह रहे हैं सर आप सेकेंड ईयर के लेक्चर कब डालेंगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बोले सेकेंड ईयर का मैंने डाल के ख़त्म पुराना कर दिया 4 महीने पहले, वो तो बहुत पुराने हो गए। सेकेंड ईयर के लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो ये लेक्चर जिस प्लेलिस्ट में डलेगा जाकर, उसमें आप प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे ना, तो आपको सारा, या फिर राइट साइड पे आपके जो चल रही होती है ना प्लेलिस्ट की, मतलब रिकमेंडेड वीडियोस, उसमें प्लेलिस्ट भी आ रही होगी मेरी ECAT MDCAT 2024 की। उस पर जब क्लिक करेंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे जब जाएंगे ना स्क्रॉल करके मोबाइल से या स्वाइप करके नीचे जाएंगे, तो आपको सेकेंड ईयर के लाइन से लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है मैंने अभी फर्स्ट ईयर डाला है, सेकेंड ईयर पे मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे लेक्चर आपकी क्लास में देना है तो वो मैं दे दूँगा, लेकिन यूट्यूब पे फिर ज़रूरत नहीं लेक्चर्स के डालने की। अब उसमें सेकेंड ईयर में वो बस एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स को छोड़ के मैंने सारा डाल दिया। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन और एंजाइम के टॉपिक को छोड़ के सब डाला हुआ है, A to Z। सही है। अब उसमें तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो पंजाब बोर्ड से भी करें, फेडरल बोर्ड से भी करें, आउट ऑफ द सिलेबस भी करा दें, ये भी इसमें भी आउट ऑफ द सिलेबस में जा रहा हूँ। MOT नहीं है आपके इसमें, MOT के सवाल में करा रहा हूँ। VBT नहीं है आपके उसमें, VBT के सवाल में आपको करा रहा हूँ। ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, PMDC में जो MOT डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, ये थोड़ी ना है।
ये मैं इसलिए करा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कुछ बात कर लेते हैं कि चलो यार अगर आउट आ गया तो कर लेंगे, अगर सिलेबस से आउट कोई सवाल आ गया तो करेंगे, आना नहीं चाहिए और ना ही बच्चे बर्दाश्त करेंगे कि आंसर अगर पीएमसी सिलेबस से आउट आ जाए। बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ कि चलो यार इतना एहतजाज प्रोटेस्ट कौन करेगा, बेहतर है तैयारी कर लें, तैयारी करके नंबर ले आए। कभी कभार प्रोटेस्ट से बात नहीं बनती, पिछली बार जैसे नहीं बनी थी सेकेंड टाइम रिकंडक्ट जब हुआ था तो बेहतर है कि इंसान अपनी तैयारी खुद से करे, अपने तौर पे पूरा मौका ना जाने दे ताकि उसको ये प्रोटेस्ट करने की और बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसका स्कोर पहले ही इतना अच्छा हो, वो सुकून से घर पे बैठा रहे और बस इंतज़ार करे मेरिट लिस्ट के आने का, ना कि वो नंबर कम आने पर वो खड़ा हो जाए एहतजाज करे फेसबुक में व्हाट्सएप पर इधर उधर। मैं कहता हूँ बेस्ट तो ये ऑप्शन होना चाहिए इंसान के पास। हाँ, जो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको भी राइट है प्रोटेस्ट करने का, बीइंग ए डेमोक्रेटिक सिटीज़न। वो मैं उसको मना नहीं कर रहा कि प्रोटेस्ट करना गलत है, बिल्कुल आपका हक है, आप प्रोटेस्ट करो, आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मौका ही ना आने दो प्रोटेस्ट करने का, अब अपने लिहाज से बेस्ट तैयारी कर लो। सही बात है ना भाई। और ये तमाम स्टूडेंट समझें जो लाइव लेक्चर में बैठ कर सुन रहे हैं मुझे, या जो यूट्यूब पर मुझे बैठ कर सुन रहे हैं, वो सारे इस चीज़ को समझें। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? और अच्छी बात है कि बच्चे मेरी बातों को फॉलो करते हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी मेरी बातों को फॉलो करती है, मैं जो बताता हूँ वो करते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मुझसे सजेशंस लेते हैं कि सर बस आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी, बस आप बताइए किस फील्ड में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बस फाइनल एक डिसीजन दे दीजिए, मैंने ये माइंड बना, आपका क्या माइंड है। तो अच्छी बात है कि बच्चे फाइनल डिसीजन मुझसे मांग रहे होते हैं। कई एक बच्चे कि सर बता ये एडमिशन लेने के इरादा है कि इसमें लूँ कि नहीं लूँ। और कितने बच्चे ना मैं जानता हूँ, ना मुझे नाम पता है, ना मुझे पहली बार ज़िंदगी में बात हो रही है उनसे, और वो सर आप यस या नो में रिप्लाई कर दें, बस हमारे लिए इतना काफ़ी। तो बच्चे इतना ज़्यादा इस चीज़ को कहते हैं ना कि सर की बातों में कोई दम है, कोई बात है, चूँकि इन द एंड आगे जाकर ना ये बातें उनको रियलिटी में दिख रही होती है जो मैंने बात क्लासरूम में की होती है। ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जब आप टेस्ट दोगे ये सारी बातें आपके माइंड में घूमेंगी कि सर की ये बात भी हुई थी, सर ने ये बात भी बताई थी, ऐसा भी हुआ था। तो ऐसा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चूँकि मैं आगे की चीज़ों को पहले से पहचान लेता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्टेड होती हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूँकि हम एक सेट मेंटालिटी पर चल रहे होते हैं, एक सेट पैटर्न पर पाकिस्तान चल रहा होता है। तो 10 साल पहले उसको करना था, 10 साल बाद आज भी वही कर रहा है। जैसे कैप फॉर्म आ गए अभी इंटर फर्स्ट ईयर के एडमिशन के, अब मुझे पता है कि यार इनकी डेट बढ़ेगी। मैंने बोला था बच्चों को टेंशन है, लास्ट डेट के बाद एक और डेट आएगी, एक डेट आ गई एक और, अभी दोबारा से 24 अगस्त की डेट उन्होंने डाल दी है। फिर मैंने ये बताया क्लेम फॉर्म आ जाएगा, तो क्लेम फॉर्म आ गया। फिर मैंने ये बताया कि आगे जाकर ऐसा होगा, क्लेम फॉर्म की भी नीड नहीं होगी, आप मार्कशीट लेकर जाओ, जिस कॉलेज में चाहोगे वहाँ एडमिशन हो जाएगा। अभी बच्चे देखेंगे ऐसा भी हो जाएगा। अब बच्चे फिर कहते हैं सर वाह आपको तो सही पता था सब कुछ। भैया हम 10 साल से यही देख रहे हैं, 15 सालों से कि कराची में यही हो रहा है कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं होती, हर चीज़ के पीछे फिर पता है ये चीज़ गलत हो गई है, फिर उसके अलग वही पैटर्न पे चलते हैं। बेहतर ये हो कि आप एक पैटर्न शुरू में सही बना लें, उसी के लिहाज से करें काम। लेकिन उनको वो हर साल वही पैटर्न गलत बनाते हैं और उसी लिहाज से चलते रहते हैं। MD कैट में भी यही हुआ, वो दोबारा यही होने वाला है, ठीक है, कि डाओ को दोबारा से उन्होंने दे दिया, कंडक्टिंग बॉडी NTS को नहीं बनाना चाहिए थे NTS को कंडक्टिंग बॉडी, ताकि वो फेयर प्ले करती और लीकेज ना होता, ये सब नहीं होती। लेकिन इन द एंड वही सब कुछ हो रहा है जो पिछले साल हुआ था, सेम सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। लीक का मामला भी पिछले साल वाला चलेगा, इसका मतलब है। तो ये मैं जानता हूँ ना इस चीज़ के बारे में, आप खुद देखोगे हाँ सर ऐसे ही होगी, जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी देखेंगे हाँ सर वाकई में लीक हो गया पेपर। तो ये चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ चल रही है। आप कुछ तो चेंज करो। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने MD कैट में लीक कराया तो उन पर मार्क्स आपने डिडक्ट नहीं किए, वही मार्क्स के साथ आप उनको कह रहे हैं कि आप 2024 में अप्लाई कर दोगे। अब उनके 190 185 सिक्योर किया, उन्होंने इंप्रूवमेंट के पेपर भी दे दिए। अब उनके फर्स्ट टाइम में भी अच्छे नंबर हो जाएंगे, इंटरमीडिएट में टेस्ट में तो उनका था ही बेहतरीन नंबर, तो वो तो हर सीट आपकी खा जाएंगे। कितने सारे सीट आप लोगों की खा जाएंगे MBBS की, वो जो इंप्रूवर है लास्ट ईयर वाले जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। तो होना ये चाहिए था उनके नंबर डिडक्ट किए जाते, ये होना चाहिए था कि उनको या कुछ ना कुछ करके नंबर कम किए जाते ताकि वो आज के बच्चे आप जिसके बराबर हो पाते। उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे हर साल चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है, तो सोचना चाहिए लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज 1.7 द बॉन्ड इज डैश। ओके 1.7 अगर होगा, देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ग्रेटर देन 1.7, नॉन पोलर में होता है इक्वल टू 0, तो ये तो काटो। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होता है लेस ग्रेटर देन 0
बट लेस देन 1.7। अगर 1.7 ही आ जाए तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 50% आयनिक 50% कोवैलेंट, 50-50। और जैसे ही 1.7 से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब वो 60%, 65, 70% आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और 1.7 से कम होना शुरू हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होना शुरू हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल को हम जस्ट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे होंगे। हाँ, 50% से ऊपर 51% भी हो जाएगा ना आयनिक कैरेक्टर, तो फिर वो आयनिक बॉन्ड के ज़ुमरे में आएगा। और अगर 49% अगर होगा ना आपका आयनिक कैरेक्टर, तो वो पोलर कोवैलेंट ही कहलाएगा। सही गलत बात समझ में आ रही है? तो उसका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट, द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, ये तो अभी हमने पढ़ा है F2 का मॉलिक्यूल, F2 है ना भाई, PP ओवरलैपिंग बनता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा होता है ना भाई, सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एंड टू एंड, हेड टू हेड, एक ही बात है। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स X एंड Y है फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फलाना ढिमकाना, मतलब XY तो दे दिया ना उन्होंने, X दे दिया और एक Y दे दिया। आप कह रहे हैं कि बता कौन पड़ेगा 1:2 2p से, होता है, पता है सबको, यही होता है। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y विल बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। ग्रुप चेक कर लेते हैं ना, पता लग जाएगा। 4s2 2a ग्रुप +2 वैलेंसी, सही है। 5 + 2 7, ये तो सिंपल हो गया, 7 है ग्रुप, -1 वैलेंसी। तो एक्स वाई पे किस तरह से हो जाएगा? एक्स वाई लिखते हैं तो x पर +2 y पर -1 क्या हो जाएगा? xy2। क्या आंसर होगा? यही हो जाएगा। ये तो अब आप बता सकते हैं, इजी चीज़ हो गई। नेक्स्ट है द HOH बॉन्ड एंगल्स इन H3O+ आर अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्रीज, सही है। एंगुलर होगा, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। द ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑक्सीजन इन दीज बॉन्ड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डैश। ऑक्सीजन जो है वो उस तरह से 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 1 2 और ये 3 बॉन्ड इधर बन रहा है। अब टोटल 4 पेयर आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है बेटा? sp3 कर रहा है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो मसला समझ में आते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड बट जीरो डायपोल मोमेंट। किसमें पोलर बॉन्ड तो होगा लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो होगा? मतलब पोलर बॉन्डिंग दिखेगी बट डायपोल मोमेंट जीरो है ओवरऑल। हाँ, O2 तो बेटा हो ही नहीं सकता, पोलर बॉन्ड है ही नहीं, नॉन पोलर बॉन्ड है। O2 तो पहले काटो सबसे पहले। CHCl3 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है, तो B तो हो नहीं सकता। अब C या D, CF4 कार्बन ट्राइफ्लोराइड है तो सिमेट्रिकल। अब चूंकि सिमेट्रिकल है तो नेट डायपोल मोमेंट इसका हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों बॉन्ड्स, ये चारों बॉन्ड्स कैसे हैं? पोलर बॉन्ड्स हैं CF के बीच में। चलिए, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, कार्बन की जस्ट 2.5 है। तो पोलर बॉन्ड भी है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो क्या हो जाएगा इसका? C ऑप्शन। समझ में आता है कैसे निकालते हैं? कई एक सवाल आपके इसमें इस तरह के आ चुके हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। यार ये CE नहीं ये NH2 माइनस है, सॉरी, PCl3 हो जाएगा ना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। स्ट्रक्चर बना आता है ना सबको, पिछले क्लास में सिखाया था, ये देखो, सही है। वो मसला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा 1 2 3 वाला, ये भी बड़ा सरदर्द सवाल है, मतलब बता दें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 पहला है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप। हाँ सही बात है, अब कैसे भी हो ओवरलैप तो होती है ना भाई। चलो भाई, ए तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बी क्या कह रहे हैं? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैपिंग हमारे सिग्मा बॉन्ड में होती है, एक्सियल नहीं होती है, ठीक है। ई है 3, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, नहीं, सिर्फ 1 अलोन, मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे हो ना उसके लिए हलवा MCQ नहीं है सर, डरना नहीं करोगे सर ये कैसा गया 1 and 2 2 and 3। MD कैट में ऐसे अक्सर MCQs आपको मिलेंगे कि बताओ कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है सारी चीज़ें? कोई इशू है? कोई इशूज? सोच लो, समझ में आ रही है बात? कि सारी ला रहे हो ऐसी?
आ रही है। अब पेपर में अगर इनमें से कोई आ जाए तो गलत नहीं करना है, बस ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इनमें से कोई आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई आ जाए तो मार्जिन ही गलत कर देगा। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज को गलत करेंगे ना तो बहुत अफसोस हो जाएगा कि क्लास में एमसीक्यूज पढ़ के भी आप गलत करके आ रहे हो। सही है, इसको इसमें से गलत नहीं करना और इसी में से आने के 90% प्लस चांस है। तो इसमें आपको हर तरह के एमसीक्यूज मैंने करा दिए अब तक फिलहाल। अब बचे कि आप सोचो कौन सा टॉपिक ऐसा रहा जिससे एमसीक्यूज नहीं किया हमने। ओके जी, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेसेस लीनियर स्ट्रक्चर। बोले कार्बन डाइऑक्साइड, सही कहा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। CO2 का जीरो होगा चूंकि लीनियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लोएस्ट बॉन्ड एंगल। H2S चूंकि 104.5 ही मानते हैं, एंगुलर बेंट है, यही मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फॉर्मेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। बी ऑप्शन, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है, ये तो नहीं होगा। द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब उनका एक शेप तो बनता है कोई ना, तो ये भी ऐसा भी नहीं है। डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं जो कि इनका कोई ना कोई शेप बन रहा होता है, एंगल बन रही होती है। बी को देखते हैं तो बाद में। नेक्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी। द बॉन्ड फॉर्म मे और मे नॉट बी पोलर, ये भी सही है। हाँ तो सही है ना, बी ऑप्शन, डायरेक्शनल होता है ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल का मतलब उनकी शेप आ रही होती है, एंगुलर, बेंट, या किसी न किसी तरह की शेप बन रही होती है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल नहीं होता। तो एलिमिनेशन करके चले तो आगे, तो मैं भी जब कंफ्यूज हो जाता तो मैं एलिमिनेट करना शुरू कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो एलिमिनेट कर दो। तो ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, तो बी में शक है तो बी सही। डाउट को देखते हुए चलता है, और अक्सर ये सही होता है आपकी जो डाउट, जैसे अक्सर में डाउट होता है ना, और आप एलिमिनेट करोगे तो आपको फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज डैश। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा बताइए इनमें से। CCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, होगा ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो हो जाएगा बेटा CCl4, ये देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। SF6 में तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट, इस पर तो ऑक्टेट से ज़्यादा ही हो जा रहा है। अब सल्फर है ना, 1F 2F 3F 4F 5F 6F, तो उसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड है। PCl5 इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी एफिशिएंट है। BCl3 आंसर होगा ना बेटा इसका, डी ऑप्शन, क्योंकि बोरॉन है, 3 तरफ Cl है। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 3 ग्रुप के एलिमेंट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। क्लियर है, आसान है। स्ट्रक्चर आना चाहिए बेटा आपको, उसके बिना आप नहीं पढ़ सकते बॉन्डिंग का चैप्टर, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन नैप्थलीन। 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है, तो यार तो स्ट्रक्चर भी बना दिया तो बचे कुछ नहीं। स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो मुश्किल भी होता थोड़ा। नैप्थलीन में 5 पाई बॉन्ड होते। नेक्स्ट इन पिपरिडीन, अच्छा ये तो पैरिडीन होता है ना, ये पाइपेरिडीन है, ये द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो पैरिडीन ये होता है ना, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा मशहूर है पैरिडीन का, आपने देखा होगा, ये होता है ना भाई। तो दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में लिखते हैं ना इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये है पिपरिडीन। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाँ sp2 होगी यार, तुमको लोन पेयर दिखाना पड़ेगा। sp3 होगी और sp2 कब से होगी, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर नहीं आएगा।
अब लोन पेयर क्या, वो भी डॉट भी देंगे, ये स्ट्रक्चर दे दिया बड़ी बात नहीं है। नहीं तो क्या पहचानते, ये होता ही नहीं, तुम पहचान लेते उसको क्या ही है पिपरीडिन। ये स्ट्रक्चर देने के बाद तो आसान हो जाता है ना, फिर तो बताना क्या बड़ी बात। मज़ा तो तब है जब स्ट्रक्चर ही नहीं आते और बोले बताओ इसको कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन को, फिर फंसेंगे ना। ऐसा तो मसला ही कोई नहीं, ठीक क्लियर है। हाँ, अगर ये इसमें पूछेंगे पायरिडीन में पूछेंगे तो क्या होगा, अगर ये आ गया पेपर में पायरिडीन में बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, अब ये sp2 हो चुका है, पाई बॉन्ड इग्नोर हो गया 1 2 3, तो यहाँ sp2 है, तो उन्होंने पिपरीडीन कहा तो ये sp3। स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो मसला ही कोई नहीं, हम बता देंगे जहाँ आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ FCl, Br and Ir फला 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 रेस्पेक्टिवली। द हाइड्रोजन हाइलाइट विथ हाई परसेंटेज ऑफ आयन, के तो ऐसे ही बता देंगे यार, इसको देने की जरूरत ही नहीं थी, इतना इनको बिला हो जाके जतन कर लिया। तो पहली बात HF है। नेक्स्ट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज डैश। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में? वीकर देन आयनिक बॉन्ड होता है, सिंपल, ये बी ऑप्शन ही होगा इसको। नेक्स्ट, मेरे लिहाज से वैसे बी नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, मेरे लिहाज से डी होना चाहिए। रीज़न पता है क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें आपका। देखो, जब हम मेल्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें प्राइमरी बॉन्ड्स कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं। मेल्ट होने में या एवोपरेट कर जब हम करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ सेकेंडरी बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, प्राइमरी बॉन्ड्स की नहीं होती है ना बेटा, यही है ना। अब बेटा ये देखो, ये लिया हमने वाटर लिया, ये बीकर लिया, पानी डाल दिया। अब मैं अगर इसको मेल्ट कर रहा हूँ या फिर मैंने आइस लिया या मैं इसको एवोपरेट अगर कर रहा हूँ, अगर हीट करूँगा तो उसके कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, प्राइमरी बॉन्ड के सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड ब्रेक होंगे तब जाकर क्या होगा, वेपराइज होगा, ये H2O गैस की सूरत में कन्वर्ट होगा, वेपर्स जनरेट होगा, यहाँ लिक्विड से गैस बनेगा ये। तो इसमें यहाँ पर किसी तौर पे यहाँ पर प्राइमरी बॉन्ड का तस्करा नहीं आएगा, यहाँ आएगा सेकेंडरी बॉन्ड का। कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना, चूँकि उनमें सेकेंडरी बॉन्ड्स जो है ना वो मेटालिक बॉन्ड मतलब लैटिस एनर्जी की मदद से जुड़े होते हैं, तो वो उसको मेल्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, अक्सर वो हमारे ना सबलाइम सॉलिड्स होते हैं, जैसे ड्राई आइस वगैरह हो गया हमारा सॉलिड CO2, पता है ना। अब वो आराम से इजीली मेल्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उनकी वीक होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट पोलैरिटी इन बॉन्ड? किसकी पोलैरिटी सबसे कम है? HF, HCl, HS में ना जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे कम आएगा HS में, तो उसकी सबसे लीस्ट बॉन्ड होगी, क्योंकि सल्फर नीचे पे आ जा रहा है ना वैसे भी, तो जब टॉप से बॉटम जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, HO की ज़्यादा होगी HS के मुकाबले में, डिफरेंस जो है, तो पोलैरिटी सबसे कम HS में आ जाएगी, हाइड्रोजन सल्फर के बॉन्ड में। क्लियर है? पूछना है इन तीनों MCQs में कोई मसला समझ में आ गए सारे? नेक्स्ट देखें, a molecule of MX3 type has non-zero dipole moment, hence the central atom in MX3 is dash। एक मॉलिक्यूल है MX3 टाइप है जिसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, मतलब कि वो पोलर मॉलिक्यूल है, hence the central atom in MX3 is। देखो MX3 टाइप में ना नॉन जीरो डायपोल मोमेंट मतलब कि वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर है। अब देखो MX3 टाइप में मैं BF3 भी बना सकता हूँ, मैं NH3 भी बना सकता हूँ, ये दोनों MX3 टाइप है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अब ये BF3 जो है ना, इसमें 3 बॉन्ड पेयर टोटल हैं, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये मॉलिक्यूल इसका डायपोल मोमेंट 0 है, जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम NH3 की बात करेंगे, इसमें एक लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल MX3 टाइप का है, डायपोल मोमेंट उसको ग्रेटर देन 0 है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है? C हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज विथ 1 लोन पेयर। सही, इतना मुश्किल नहीं था। अभी आज हमने कई सवाल ऐसे किए हैं, लेकिन अलग से घुमा के सवाल कर लिया गया। नेक्स्ट है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एटम अंडरलाइन इन गिवन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग डैश। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स अंडरलाइंड इन गिवन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग। तो
उसमें कह रहे हैं अंडरलाइन तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब वैसे तो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड वैसे सिर्फ यही तो है, बल्कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सवाल इनकम्प्लीट है। कह रहे जिस जो दो कार्बन के बीच अंडरलाइन किया गया है उसमें बताए क्या ओवरलैपिंग हो रही है। तो वैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सभी का देख लेते हैं। ये sp3 हो गई, ये sp2 हो गई, sp2, ये sp हो गई, ये sp हो गया। अभी जो भी पूछ लेगा बता दे। और किसी दो को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, इस दो को कर दिया जाएगा, इस दो को, किसी को भी कर दिया। सही है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है, लेकिन इनकम्प्लीट है, तो उसका आंसर तो दिया नहीं जा सकता ना, अभी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस। ओवरऑल सिग्मा पाई बॉन्ड कितने पूरे मॉलिक्यूल? क्या कह रहे हैं आप? 5-2। ए ऑप्शन कह रही हैं आप ए कह रही हैं। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? ए ऑप्शन, आप कह रहे हो डी, और ए ऑप्शन आप डी कह रहे हो? बी, डी नहीं, डी कोई नहीं कह रहा। अब सही है? और कुछ? बस आप लोग ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, आप भी ये कह रही हैं, आप डी कह रहे हो, और बाकी नो रिस्पॉन्स, इनडिफरेंट। हाँ, ए चेक करते हैं आप। एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6। मेरे लिहाज से तो डी ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग कहाँ से नहीं, ये सिर्फ डंडे गिन ली, इसकी डंडियाँ गिन ली ना, सिर्फ यहाँ फंसा दिए तुमको। एनसी का बॉन्ड ही क्यों नहीं किया? एनसी का बॉन्ड ही नहीं दिया। लो बेटा, तुम लोग की गिने ही नहीं है, तो दिमाग रखो बेटा, दिमाग रखो थोड़ा सा, ऐसा नहीं करो। डंडी नहीं गिननी होती है, पूरा देखना पड़ता है मॉलिक्यूल को। आसान। ए भी कुछ नहीं है, दोनों गलत है। तुम लोग कैसे करोगे यार टेस्ट? नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। पता नहीं है, इसको ये थोड़ा सा देखते हैं, ए को बाद में देखते हैं। बी देखते हैं, बॉन्ड एंगल इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगी। अच्छा, sp3, sp2, sp, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। sp3 में एस कैरेक्टर होता है 25%, इसमें होता है 33%, और उसमें क्या होता है 50%। ऐसी है ना एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, ये 107 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, ये 180 डिग्री। मतलब अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है जब एस कैरेक्टर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। बी तो नहीं होगा। सी, ई एन ऑफ कार्बन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। सी को भी छोड़ो। डी है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, ये बात भी सही है। अब देखो, ए में ना डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। पूरा ओवरऑल डबल बॉन्ड की बात की जा रही है, और सिग्मा बॉन्ड से ना सिंगल बॉन्ड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं कर, अगर पाई बॉन्ड बोलता है ना, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, तो ए ऑप्शन हो जाता। लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो ए नहीं होगा, तो सी ऑप्शन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज थोड़ी ना होती है, कार्बन की 2.5 ही रहती है, वो चाहे किसी जगह भी बॉन्ड बनाए, कैसा भी बनाए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन भी करे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कांस्टेंट टर्म होती है एक एलिमेंट के लिए, जैसे एटॉमिक रेडियस चेंज नहीं होती। समझ गए? तो एलिमिनेशन कर दिया करो भाई। करेक्ट वाले स्टेटमेंट में तो करना जरूरी है एलिमिनेशन, ये तो फंस जाएंगे। डायरेक्ट करेक्ट आंसर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है करेक्ट इनकरेक्ट वाले का। सही है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है कि 4 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी readily फॉर्म आयनिक बॉन्ड इज डैश। आयनिक बॉन्ड कौन बना सकता है? देखो 1A वाला 7A वाले से सबसे अच्छा बनाएगा, मेटल नॉन मेटल के साथ सबसे अच्छा बनाएगा। यहाँ देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 3s1, ये एलिमेंट हमारा जो है 1A ग्रुप का है। 4+2
4 + 2 6, ये 6 से ग्रुप का है। बी 5 + 2 7 ए ग्रुप का है। 6 + 2 ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं बेटा। तो ए और सी जो है सबसे अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। मेटल और मेटल हो गए ना 1A 7A वाले, तो क्या हो जाएगा ए सी, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आती बात? तो हमेशा हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड जो है ना वो सबसे अच्छा बनता है आयनिक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर H and F आर फला फला। बॉन्ड प्रेजेंट इन HF मॉलिक्यूल इज, HF के बीच में कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ये बड़ा मसला है इस सवाल में। अब ज़रा देखते हैं, HF है ना, वैसे तो ये रहा HF, ठीक है, इसकी 2.1 है। हाँ वो समझ रहा हूँ पोलर आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जैसे आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया 4 - 2.1, कितना आया ये? और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होता है तो बॉन्ड कैसा होता है? ये क्या सिस्टम है? बनाते तो कोवेलेंट है बट होता आयनिक बॉन्ड ही है इसके बीच में, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 1.7 से, तो ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट नहीं है। मतलब आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको बोल रहे होते हैं कि पोलर कैरेक्टर, इसमें थोड़ा रहता है मसला इसमें। तो यहाँ ऑप्शन में क्या सी ऑप्शन होगा कि ए ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया होता तो आप पोलर कोवेलेंट ही लगाते डायरेक्ट। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है असल में, ठीक है, HF के बीच में, क्योंकि डिफरेंस चेक कर लो 1.9 आ रहा है। समझ में आ गई बात? वरना हमने बचपन से इसको पोलर कोवेलेंट ही पढ़ा है, HF का जो बॉन्ड है। यहाँ अभी जाकर समझ में आ रहा है भाई आयनिक है ये, तो इस वजह से। तो आयनिक बॉन्ड जरूरी नहीं है कि मेटल और मेटल के बीच में ही बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी बन सकता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एम होती है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? तो मसला पूछना है किसी को? ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इन N2H4 मॉलिक्यूल्स इज रिस्पेक्टिवली। क्या आंसर होगा इसका फर्स्ट का? क्या ए या डी? अब ए कह रहे हो आप, डी सब क्या डी कह रहे हैं? N2H4 इस मॉलिक्यूल का पता है क्या नाम है? नाम पता है कि ऐसे पूछ रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। चलो मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं हाइड्राजीन, या हाइड्राजीन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका बॉन्ड कैसे बनता है? नाइट्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या सॉरी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लोन पेयर लोन पेयर। तो द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, डी ऑप्शन है। 5 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, सही है, डी ऑप्शन हो गया। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से देख लें कैसे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है प्रोपाइन कंटेन्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कितना? बी ऑप्शन 6 सिग्मा एंड 2 पाई। क्या ए ऑप्शन है? हाँ बॉन्ड 5, हाँ बॉन्ड ज़्यादा हो गए, सही कह रहे हो, स्टेबल नहीं है ये। 5 बॉन्ड कार्बन के आ रहे हैं ना, 3 तो 5, और यहाँ पे भी H3 लगा हुआ है। हाँ तो ये सवाल ही गलत है, बस आ तो जाएगा कुछ ना कुछ वैसे। नेक्स्ट है विच वन कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो ए तो है ही है, असल ऑप्शन यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ दिस। चूँकि देखो एस और ओ के बीच में बन रहा होगा SO4 है ना, इन सब इनमें कोवेलेंट आपको दिख रहा होगा और डेटिव बॉन्ड दिख रहा होगा, और सोडियम जब रिएक्शन करेगा तो आयनिक भी हो जाएगा। फॉस्फेट में भी ऐसे ही, PO4 में कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट दोनों होकर जब एल्यूमिनियम से मिलेगा तो फिर आयनिक हो जाएगा। ठीक है, सारे ही हमारे पास जो है ना वो तीनों टाइप्स के बॉन्ड हैं। H4Cl फेमस है, जिसके एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को समझाने के इसमें 3 बॉन्ड हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट द ओनली कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन कंपाउंड? बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन? ठीक है, देखते हैं। सही है, sp2 है, sp2 है, sp है, सही। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन HCN मॉलिक्यूल? ए ऑप्शन 8, अच्छा डी ऑप्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HC ट्रिपल बॉन्ड N 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल possesses जीरो डायपोल मोमेंट? ये सी ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेवल स्ट्रक्चर ऑफ POCl3? 32 आएंगे। POCl3 फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन और ये 3 क्लोरीन। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, सही है। ओके 32 आ जाएंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर? बी ऑप्शन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ AB2 टाइप possesses sp3 हाइब्रिडाइजेशन hence it contains डैश? AB2 sp3, इसका मतलब ये एंगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या कह रहे हो आप? B 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा, सही है। तो मसला यहाँ तक 4 मिनट है, एक और कर सकते हैं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर्स इज इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल? कौन सा बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल बनेगा, फॉर्म हो जाएगा? 0 नेगेटिव पॉजिटिव ऑल ऑफ दिस। बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बताया आपको कि बॉन्ड ऑर्डर की क्या वैल्यूज़ होती हैं? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3, जिसमें 0 बताता है कि नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, और जगह 1 2 3 में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, क्या हो जाएगा? बोलो, सी ना, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो होता ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक? होए होए, देखो पैरामैग्नेटिज्म किस वक्त आती है? पैरामैग्नेटिज्म आती है जब कभी भी आपके पास ना, एंड अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकते हैं, वो BMO में भी हो सकते हैं और ABMO में भी हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रही है, N2 है ना, ये तो N2 तो नहीं होगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये H2, तो उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन BMO ABMO किसी में भी नहीं आ रहे। जब हम बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जब हम बोरॉन बनाएंगे B2, तो उसमें 2p1 जब हम बनाएंगे ना, तो अब बोरॉन में क्या होगा कि ये जैसे बोरॉन बनाता हूँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2p1 बनाते, शुरू में तो पेयर्ड हो जाएंगे, 1s और 2s तो पेयर हो जाएंगे, लास्ट बैलेंस शेल को देखते हैं हमेशा। अब अगर हम इसमें बोरॉन को ड्रॉ करेंगे तो ये रहा हमारा एक इसका p और ये दूसरे बोरॉन का p ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब ये बन गया BMO और ये बन गया ABMO। अब 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं ना, तो किस तरह लगेगा? एक इसमें लगेगा 1 और एक इसमें 1 लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं BMO अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको। अब चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वजह से बोरॉन हमारा जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर हो। अब वो किसी में भी आ जाए, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ABMO में हो। ये हमारे बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट गूगल यही कह रहा है आपको है, तो यही सही है, ठीक है। और हर चीज़ बुक में नहीं लिखी होती है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताइए। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये तो बात सही है। फॉर पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल्स ऑन एटम्स मस्ट बी पैरेलल, ऑर्बिटल्स ऑन 2 एटम्स मस्ट बी पैरेलल, बी बाद में देखते हैं। सी है
पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सही है, ये भी सही है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ डबल बॉन्ड, नहीं, बी ऑप्शन। अच्छा यहाँ क्या करें, फॉर पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल्स ऑन टू एटम्स मस्ट बी पैरेलल। ऐसा कभी भी नहीं होता, पैरेलल नहीं होंगे हमेशा। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, मतलब ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पैरेलल होने चाहिए। पी पाई बॉन्ड कब बनता है, जब दो पी ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन में एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब जाकर बॉन्डिंग होती है वीबीटी के। ऑर्बिटल्स, हाँ, द ऑर्बिटल्स ऑन टू एटम्स मस्ट बी पैरेलल। अच्छा सॉरी, फॉर, अच्छा इलेक्ट्रॉन से बोला ही नहीं है ना, द फॉर पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल्स ऑन टू एटम्स मस्ट बी पैरेलल। सही है, सही है। बी, डी क्या है, डी है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज, हाँ हाँ सही है, ओके, सही है, सही है, सही। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, तो सिग्मा बॉन्ड होने ना स्ट्रॉन्ग है। डबल बॉन्ड से मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। डी ऑप्शन होगा, वो मैं इलेक्ट्रॉन समझ रहा था यहाँ पर। ऑर्बिटल तो पैरेलल होने ही चाहिए ना, सिंपल सी बात है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें और भी एमसीक्यूज हैं, टोटल इसके 312 एमसीक्यूज हैं जो मैंने निकाले, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं सारा। अब देखो कोशिश ये करो ना, क्या पता मैं उसको आपको एंड आउट दो ना दूँ, ठीक है, टाइम का कुछ पता नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही ना, या आप मुझसे PDF ले लो इसकी ना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो शायद अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लीज़ ये नंबर मेरा है, इसको आप, होगा भी सबके पास, इसके पास नहीं है वो लिख लें, इस पर व्हाट्सएप कर दें मुझे ना, मैं आपको PDF जो है ना उसका प्रोवाइड कर दूँगा, चाहे जिस भी चैप्टर का चाहे सारे चैप्टर्स के कर दूँगा वर्कशीट आपको। चले फिर मैं कल कोशिश करता हूँ आपके लिए इसके, क्योंकि काफ़ी सारे 23 पेज का तो टोटल सिर्फ ये एक चैप्टर है, 312 MCQs है, देखते हैं निकालते हैं। जिसको PDF चाहिए होगा तो वो उस पर भी कर सकते हैं मैसेज, मैं कोशिश करूँगा कि हार्ड कॉपी भी ले आऊँ, क्योंकि MCQs बहुत सारे हैं। अब मैं और MCQs इसके नहीं कराऊँगा इसमें, ठीक है, ये अब आपको खुद कर रहे होंगे सारे, क्योंकि मैं कल चैप्टर चेंज कर दूँगा। मैं चाह रहा तो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाए आज बस। अब और आप कर सकते हैं ना MCQs इसी तरह से, अब तो कॉन्सेप्ट सारे आगे जहन में, कौन सी चीज़ कैसे होनी, और इसी तरह के MCQs आ रहे होते हैं, पास पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे तो अब आपसे हो जाएगा।